नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। सत्ता का महासंग्राम अब अंतिम दौर में है और सभी दलों ने 1 जून को होने वाले अंतिम दौर की 57 सीटों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 30 मई की शाम को लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, तो बाकी दलों के नेता अपनी थकान मिटाते हुए अगली रणनीति तय करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म होते ही 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्या करने। आपको याद होगा 2014 में चुनाव के बाद पीएम मोदी ने महान शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ का दौरा किया था और 2019 में चुनाव प्रचार खत्म होने के फौरन बाद पीएम मोदी केदारनाथ की गुफा में ध्यान समाधि लगाने पहुंच गए थे। इस बार उसी तर्ज पर मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान लगाने जा रहे हैं। इस जगह पर देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से से समुद्र का मिलन होता है और इसी छोर पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाकर विकसित भारत का दर्शन देखा था। माना जाता है कि यहाँ विवेकानंद जी को भारत माता के बारे में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। यहीं पर ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। ध्यान रहे, इसी दौरान 1 जून को अंतिम दौर का मतदान हो रहा होगा। बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता पीएम के इस ध्यान योग के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी जी के परमात्मा से तुलना वाले बयान को मुद्दा बना लिया है। उन्होंने आज सवाल उठाया, क्या परमात्मा ने मोदी को अडानी अंबानी की मदद के लिए भेजा है? इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बंगाल की राजधानी कोलकाता में पीएम मोदी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो चल रहा है। यहां बीजेपी का तगड़ा दांव लगा है, जिस पर सरकार का आना या न जाना तय है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। अब हम लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है। जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। तो राहुल गांधी गुड बाय नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पारा बहुत हाई हो गया है, सियासी तापमान बहुत बढ़ गया है। राहुल गांधी ने देवरिया में पूरी बोतल का पानी अपने सिर पर उड़ेल लिया। आज जनता के सामने ये
क्या जताना चाहते थे राहुल गांधी? सियासी पारा इतना हाई हो गया है। राहुल गांधी ने परमात्मा वाले बयान को, जो मोदी जी ने कहा था मुझे लगता है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, उसको मुद्दा बना लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी परमात्मा ने इसलिए भेजा है कि अडानी अंबानी की मदद कर सकें, न कि किसानों की, गरीबों की मदद कर सकें। बहुत सारे अपडेट्स हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। गुफरान अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंचन कुमारी जी, राजनीतिक विषय के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स जी, राहुल गांधी कह रहे हैं बायोलॉजिकल नहीं है मोदी जी, उनको परमात्मा ने भेजा है अडानी अंबानी की मदद करने के लिए, ये कह रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख की शाम को ध्यान लगाने जा रहे हैं कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक के ऊपर। आपको याद होगा 2014 में महाराष्ट्र गए थे, शिवाजी महाराज के चित्तौड़गढ़ किले में। 2019 में केदारनाथ गए थे, वहाँ की गुफा में ध्यान लगाया था। और इस बार जो है विवेकानंद रॉक पर जा रहे हैं, वहाँ ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। और उस दौरान चुनाव चल रहा होगा अंतिम दौर का, इसको भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। क्या कहिएगा? ये ध्यान और योग तो अलौकिक चीज है, बिरलों को ही ये साध्य आता है। और जिस किसी ने भी ध्यान और योग किया वो समझिए अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी है। और नरेंद्र मोदी जी ने जितनी मेहनत की है, पहले चरण से आखिरी चरण तक नॉन स्टॉप, इसको कहते हैं अथक, अगर रुके हुए एक 20 लाख सन्यासी की तरह जो उन्होंने पूरे देश के कोने कोने के लोगों से अपना संपर्क स्थापित किया और अपने बात की पूरी गारंटी दी, उससे पूरा देश उद्वेलित है, आह्लादित है, खुश है, मजबूती से खड़ा है। और फिर से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार स्थापित करने की पूरी मन बना रखी है, पूरी ठान रखी है। अगर राहुल गांधी जी के मुताबिक बायोलॉजिकल नहीं है नरेंद्र मोदी जी, और ये आए हैं, अवतरण लिए हैं अडानी और अंबानी को मदद करने के लिए, मुझे बताइए 11.5 करोड़ शौचालय क्या अडानी अंबानी के लिए बनाया गया? 4 करोड़ मकान अडानी अंबानी के लिए बनाया गया? 40-45 करोड़ लोगों को मेडिकल का 5 लाख का इलाज देने का जो प्रक्रिया चालू हुआ, क्या वो अडानी अंबानी इलाज करा रहे थे? ये 44 एयरपोर्ट से 122 एयरपोर्ट का निर्माण करा दिया, क्या सब जगह अडानी अंबानी उड़ रहे थे? 130 बिलियन डॉलर खर्च करके रेलवे का विद्युतीकरण कंप्लीट करा दिया पूरा, और इतनी द्रुत गति की ट्रेन दी, क्या अडानी अंबानी उस ट्रेन में घूम रहे हैं? राफेल परचेज करके नव को तगड़ा बनाया, सैन्य शक्ति में भारत को विश्व में 4थी श्रेणी में लाके खड़ा किया, क्या अडानी अंबानी वो चला रहे थे? आईएनएस पोर्ट का निर्माण कराकर उन्होंने जल को मजबूत किया, क्या वो अडानी अंबानी के लिए किया? और ये बात और 45 करोड़ लोगों को जनधन योजना में इन्होंने सबके खाते खुलवाए, क्या वो अडानी अंबानी के खाते आलोक खुल जी, रहे थे? राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत गर्मी है, पूरा पानी उन्होंने सर पे उड़ेल लिया अपने, पूरी बोतल का पानी। कहा सियासी तापमान बहुत बढ़ गया है, बहुत कुछ बदलने वाला है। ये तो मैं मानता हूँ कि उनकी गर्मी शांत हो जाएगी 4 तारीख के बाद। ये तो मैं मानता हूँ, राहुल जी की इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। बल्कि वो 1 बोतल पानी अपने सिर पर डाले, हम रहते तो पूरा टंकी का पानी उनके सिर पर डलवा देते। उनकी गर्मी तो शांत होगी, लेकिन असली गर्मी शांत होगी 4 तारीख को, उसके पहले नहीं शांत होगी। 4 तारीख को 12-1 बजे तक आप भी रहेंगे चैनल पर, मैं भी चैनल पर रहूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि उनका गर्मी शांत हो गया है, कोई इसमें शक नहीं है। ठीक है, चलिए गुफरान अंसारी साहब, आपने सुन लिया आलोक जी क्या बोल रहे हैं। और आप लोग ये ध्यान वाली जो बात है, इसको क्यों मुद्दा बना रहे भाई? वो तो ध्यान करते रहते हैं प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने कहा भी है कि मुझे परमात्मा ने विशेष तौर पर भेजा है लोगों की मदद करने के लिए। तो राहुल गांधी जी उसको मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं बायोलॉजिकल नहीं है हम लोगों की तरह, उनको अडानी अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है। तो ये सब बातों को मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप लोग? जी नमस्कार आपको जी। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं पहले तो, कि मोदी जी बायोलॉजिकल हैं कि जूलॉजिकल हैं,
के लॉजिकल हैं, ये सब कुछ राहुल गांधी जी ने नहीं कहा था। ये खुद मोदी जी ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। एक इंटरव्यू अपने उन्होंने कहा था कभी कभी लगता है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। बायोलॉजिकल शब्द मोदी जी ने इस्तेमाल नहीं किया नहीं, था। बायोलॉजिकल उन्होंने आपको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है। उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था एक अपने पसंदीदा चैनल को। उसके बाद फिर विपक्ष के दलों ने ये बात को, और ये बात वैसे भी बड़े चिंता का विषय है, क्योंकि हम सब तो समझते हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है ये बायोलॉजिकल है, जूलॉजिकल है, पर मोदी जी ऐसे कौन से चमत्कारी पुरुष है कि जिन्हें बायोलॉजिकली नहीं आए हैं, जिन्हें पता नहीं ईश्वरी चमत्कार से कुछ उत्पन्न हुए हैं। तो उत्पन्न हुए हैं तो क्यों हुए हैं? क्या अडानी अंबानी जी को स्पेशल मदद करने के लिए उत्पन्न हुए हैं? ये विपक्ष का वोट है, ये मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह की मदद 10 सालों में अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को मोदी जी ने की है, तो ईश्वर तो ये नहीं चाहता होगा। ईश्वर तो सभी को समान रूप से देखता है, सभी की मदद समान रूप से करता है और सभी की प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मोदी जी केवल 20-22 लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी मदद करने के लिए आए हैं, तो वो कैसे बायोलॉजिकल पुरुष नहीं है? अब वो तो मोदी जी समझा सकते हैं। जिस तरह के भाषण उनके हर चरण के बाद बदलते जा रहे हैं, तो वो भाषण ही बता रहे हैं कि मोदी जी कहाँ का चुनाव, एक विजन का चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव, मुद्दों के चुनाव को कहाँ लेकर जा रहे हैं। इंटरव्यू में ये बताना पड़ रहा है, पहले कहते थे कि आम चूस के खाते हैं, कि काट के खाते हैं, अब कहते हैं बायोलॉजिकल नहीं है। तो बात इतनी है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं? प्रचार 7वें चरण का बंद होगा, क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले हैं? प्रचार के लिए जा रहे हैं, अध्यात्म के लिए जा रहे हैं, या मोदी जी को, क्योंकि पूरा मीडिया लेकर जाएंगे, ये बात सच है। तो मीडिया लेकर तो आप ध्यान लगाने के लिए नहीं जा सकते। आप विवेकानंद जी से तुलना अपने आप की करते हैं। विवेकानंद जी मीडिया लेकर तो नहीं गए थे, और कोई भी अध्यात्म पुरुष मीडिया लेकर के योग करने, ध्यान करने नहीं जाता है। मोदी जी जाएंगे, उनकी आदत है, क्योंकि 30 तारीख के बाद से प्रचार थम जाएगा। तो प्रचार प्रसार 1 तारीख तक 7वें चरण तक कैसे चले और मीडिया में कैसे मोदी जी दिखते रहे, ये मोदी जी को इसका टैक्ट आता है। वो करते रहे उनके हिसाब से जैसा उनको करना है। तो राहुल गांधी जी भी कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी जी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? वो तो एक मीटिंग कर रहे हैं 1 तारीख को। राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, राहुल गांधी जी को केवल 30 तारीख के बाद कोई राजनीतिक स्टंट करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार पिछले कई सालों से देश के उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, सड़कों पर हैं, जिनको मोदी जी निरंतर नकार रहे हैं। कभी किसानों की एमएसपी की बात मोदी जी नहीं करते, दलितों के अत्याचार की बात मोदी जी नहीं करते, महिलाओं के उत्पीड़न की बात मोदी जी चुपचाप रहते हैं, मणिपुर की बात पर मोदी जी चुपचाप रहते हैं। तो ये सभी ज्वलंत विषयों को राहुल गांधी जी ने उठाया है, देश की संसद में भी, सड़क में भी लगातार, आज से नहीं, लगातार विपक्ष का पूरा दायित्व 1 तारीख को जब वोट पड़ रहे होंगे, जब मोदी जी ध्यान लगा रहे होंगे, उस समय आपके इंडिया गठबंधन के लोग दिल्ली में मीटिंग कर रहे होंगे। तो ये मीटिंग भी तो कुछ जल्दी नहीं कर रहे हैं, नतीजे 4 तारीख को आने हैं। 1 तारीख को मीटिंग करके आप भी तो कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुन लीजिए अभी से। देखिए, ये संदेश हम नहीं दे रहे हैं, ये संदेश देश दे रहा है। 6 चरणों के चुनाव में ये संदेश देश ने दे दिया है, और आपको पता है, पूरा देश जानता है कि मोदी जी का चरित्र और उनका जो राजनीतिक, इसलिए जरूरी है ये बैठक करना, क्योंकि एक बड़ा गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, और रिजल्ट, परिणाम आने का हम आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। उसके पास वो जादुई आंकड़े होंगे, पर इसके मोदी जी का चरित्र हम लोग जानते हैं, इसलिए हमारी तैयारी पूरी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। पूरे गठबंधन ने तय किया है, क्योंकि कुछ नेताओं पर वैसे भी वो दबाव डालने की कोशिश करते रहते हैं, ईडी, सीबीआई से, प्रलोभन से, अलग अलग तरह से। इस बार इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। हर राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, सब चाहते हैं, सब सचेत है, कोई स्टेप आउट नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए जैसा रणनीतिक रूप से तय हुआ है, बैठकें करेंगे पूरी तरह से, जब तक रिजल्ट, परिणाम और नई सरकार का गठन नहीं होता है, सचेत रहेंगे, क्योंकि मोदी जी का चरित्र पूरा देश जानता है। वो अपने आप को कैसा भी कह लें, लेकिन इतना असंवैधानिक, इतना अलोकतांत्रिक तरीका है जो अब का
भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। ठीक है, उसको पूरी देखते तैयारी हुए सचेत रखेंगे आप रहने लोग, की जरूरत है। ताकि 4 को जब नतीजे आए तो उस समय आप लोग पूरी तरह सरकार संभालने के तैयार रहें। इस बीच इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। बंगाल वो जगह है जहां से बीजेपी को बहुत उम्मीद है। इस बार अगर सरकार को कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो बंगाल ही वो जगह है जहां से इसकी भरपाई हो सकती है, और लगातार प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे हैं। इस बीच कंचन कुमारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से आपने सुना दोनों प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ध्यान करने जा रहे हैं और वो वैसे भी कहते हैं मुझे विशेष कार्य के लिए भेजा गया है और मैं देश को जो है 2047 तक जो है विकसित करने का एक संकल्प, एक खाका खींच के तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे वोट चाहिए, और वो सब बोल रहे हैं। और दूसरे विपक्ष बोल रहा है कि उनकी विदाई हो रही है, राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ गया है और 3-4 दिन बाद ये सरकार जाने वाली है। आपको क्या लग रहा है, जमीन पर जो है क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आप ये देखिए कि जनता खुद बहुत कंफ्यूजन में है कि क्या ये वही प्रधानमंत्री है जिनको हमने 2014 में चुना था। आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। वोट किया था। आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? हाँ जी, आपकी आवाज इधर आ रही है। हाँ, ठीक है। तो देखिए, वही प्रधानमंत्री है जिनको हमने वोट किया था, क्योंकि आप देख आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। कितने फर्क हो गए, पहले क्या बोलते थे और अब क्या बोल रहे हैं। चेक करवाते हैं आलोक जी, चेक करवाते। बोलिए कंटिन्यू। बहुत ज्यादा फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि देखिए, अभी जो उन्होंने एक बायोलॉजिकल वाला जो बयान दिया है, ये खुद में हास्यास्पद है। एक देखिए, आपने भी कहा था कि राजनीति स्टंट होना, आस्था अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, देश सेवा करना अपनी जगह है। आप आस्था करते हैं, ठीक है, आप आस्था करिए, लेकिन आस्था में अंधविश्वास को आप पैदा मत करिए। लेकिन यहाँ पे ये बयान जब आप देते हैं कि हम बायोलॉजिकल है, तो मतलब आप लोगों में अंधविश्वास कहीं ना कहीं पैदा कर रहे हैं। जैसे आपको भगवान ने देव तुल्य बना करके भेजा है, जैसा कि पहले भी हमने सुना कि अभी संबित पात्रा जी के उनका बयान आया था कि वहाँ केदारनाथ कौन भगवान है, उनका नाम लेकर के उन्होंने कहा कि वो भी उनके जो है भक्त हैं जी। तो ऐसा उन्होंने जब बयान दिया, भले ही उन्होंने माफी मांगा, लेकिन लोगों के मन में इस कदर से भ्रम दे देना, ठीक है, आपको भगवान वो तो जबान फिसल गई थी, बोला उन्होंने, हमारी जबान फिसल गई थी, आगे पीछे हो गया था। जबान फिसल गई थी। देखिए, स्टंट भी तो हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ये सारी चीजें, क्योंकि राजनीति में क्या होता है ना, पासा फेंका जाता है। पासा कहाँ कितनी दूर तक गई, अगर नहीं गई तो उसको रिटर्न ले लो। क्योंकि देखिए, ये लोग क्या करते हैं, जिसको कोसते हैं उसी को दूसरी पल अपनी पार्टी में ले लेते हैं। ये भी तो देखिए आप। तो राजनीति में अपनी जुबान से पलटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पासा फेंका गया था वो, और वो फेल हो गया। अब देखिए कि आप जा रहे हैं कहीं भी, आप पूजा पाठ करिए, सब कुछ करिए, ठीक है, लेकिन आपको अगर भगवान ने भेजा, कहते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है, बनाया है देश की सेवा करने के लिए, लेकिन अगर देश की सेवा करने के लिए भेजा है तो जो 700 किसानों की जान गई वो क्या था? आपने अडानी अंबानी का नाम आपने 10 सालों में नहीं लिया और अब आपके जुबान से निकल रहा है, ये क्या है? ये सारी चीजें हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान ही इनके मुंह से ये सारी चीजें निकलवा रहा है। लेकिन कंचन कुमारी, ध्यान लगाना तो अच्छी बात है ना, उनको समय मिल रहा है, ध्यान लगा वो सोचेंगे आगे क्या करना है। मैंने आपको पहले ही कहा, आस्था, देश की सेवा और राजनीति, ये तीनों चीजें अलग है। अगर आप आस्था कर रहे हैं तो उसमें अंधविश्वास को मत लाइए। आपकी आस्था है, आप पूजा करिए, ठीक है, लेकिन देशवासियों को ये बताना कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, हमको गॉड गिफ्टेड, हमको गॉड ने भेजा है, पता नहीं कौन सी प्रकृति के सम्मेलन से ये पैदा हुए हैं, ये सोचने वाली बात है। भाई, हम लोग तो बायोलॉजिकली पैदा हुए हैं, जूलॉजिकली पैदा हुए हैं, लेकिन ये किस, इनको प्रकृति ने किस उससे पैदा किया है, कैसा जादू चलाया जब ये पैदा हो गए, ये सोचने वाली बात है। तो ये खुद में वो एक मेटाफर है, वो कंचन जी एक मेटाफर है, एक उपमा दी उन्होंने। मुझे इस विशेष कार्य के लिए भेजा गया है ताकि मैं गरीबी दूर कर सकूं इस देश की, एक मतलब जो ये कहना चाहते थे वो। जनता ने दिया ना आपको जनता ने 10 साल दिया ना। अभी भी आपको ये लग रहा है कि मुझे सेवा करने के भेजा, सेवा करिए आप, लेकिन आप फिर सबको बराबर लेके चलिए। जब किसान बैठते हैं तो वो आप भले ही आप आके माफी मांग लेते हैं, लेकिन 700 किसानों की जान गई कि नहीं गई? कोरोना में लोगों की जान गई कि नहीं गई? कितने लोगों की जान गई? लेकिन आप सेवा सिर्फ एक पद्धति पे चलने के लिए, एक आदमी को फायदा दिलाने के लिए करोड़ों को आप, और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि राशन दे रहे हैं, उसका भी ये कह रहे हैं कि हमको वोट दे करके पुण्य कमाइए। ये भी देखिए, मतलब आपको सेवा भी करना है और पुण्य भी मांगना है लोगों से कि हमको उसका पुण्य दो।
पुलवामा में शहीद होते हैं, उस पे भी आपको वोट चाहिए, वो भी आपको पुण्य चाहिए, आपको उसका भी पुण्य चाहिए कि हमारे इतने जो है शहीद हो गए सैनिक, है ना। अभी जो है घाटी में हमारे सेना मरे हैं, उसका भी इनको पुण्य चाहिए। तो भाई आप पुण्य सबका लीजिए ना, सिर्फ अच्छे कामों का पुण्य क्यों, ठीक ये है। बताइए हमको। आलोक जी, मतलब हार आलोक जी के सुना आगे, आपने? हार आलोक जी के आवाज आई पीछे और आपको? जीत के पीछे। आलोक बस जी जी हाँ, मुझे पूरी आवाज आ रही थी। जी, कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अंकुर जी को सारी चीजें मोदी जी की गलत ही लगती हैं। कंचन कुमारी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। ये लेकिन आपने जो कैप्शन में लिखा वहाँ अंकुर श्रीवास्तव आ रहा है। अच्छा, ठीक करवा देते हैं उसको। कंचन कुमारी जी बोलिए। कंचन जी को सारा कुछ खराब ही नजर आता है। कंचन कुमारी जी से ये पूछिए कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया कि नहीं। क्या ये रातों रात ये करिश्मा हुआ या किसी आदमी के अथक प्रयास से हुआ। कंचन जी से पूछिए कि आज वर्ल्ड में सारी एजेंसियां हिंदुस्तान को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड क्यों बता रही हैं। ठीक है, हम तो सही नहीं, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। सुन लीजिए कंचन जी, सुन आप बोल रही लीजिए। थी तो मैं सुन रहा था। बहुत समय बीच आपके में पास। मत बोलिए। नहीं, प्लीज बीच में मत बोलिए। कंचन जी बहुत समय है, सुन लीजिए। पुण्य भी तो आपको मिलना चाहिए ना, पुण्य आपको लेना है तो अच्छे और बुरे दोनों काम कर लीजिए। आप क्यों ले रहे कि हमने अच्छे काम किए। सुन लीजिए जी, बोलिए बोलिए आलोक जी। अब प्लीज कंचन जी, मेरा आपसे अनुरोध है बीच में न टोके। आप बोल रही थी तो मैं धैर्य से सुन रहा था। मेरा इतना क्या आज 11.5 करोड़ लोगों को शौचालय महिलाओं को मिला या नहीं। 4 लाख गांव ओडीएफ से मुक्त हुए कि नहीं। 10,000 महिलाओं को सिलेंडर मिला या नहीं मिला। इधर आप 5 किलो 10 करोड़ महिलाओं को। कंचन जी सुन लीजिए, अभी मौका दूंगा आपको। कंचन जी, कंचन जी आप नोट कर लीजिए, मौका दूंगा आपको बोलने। अगर आप इस तरीके से डिबेट करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। कंचन जी, कंचन सुन लीजिए। मुझे लगता है आप पहली बार डिबेट करने आई हैं। आप बिल्कुल नहीं, आप दूसरे के बीच में नहीं बोल सकती हैं। आप दूसरे के बीच में बिल्कुल कतई नहीं बोल सकती हैं। आप अपने टर्न में बोलिए। आप दूसरे के कंचन जी सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मौका दूंगा आपको बोलने का मौका दूंगा। आप कांग्रेस का जितना गुणगान करना है कीजिए। ठीक है, बोलिए आलोक जी, मैं आलोक जी उसको बोलिए नहीं बोलिए रोकूंगा। बोलिए। लेकिन आप मेरे वक्त में मत बोलिए। मुझे लगता है पहली बार डिबेट में आप नहीं बहुत कई बार आते हैं हमारे चैनल पे आते रहते हैं। हमें तो आप पहली बार डिबेट की गरिमा को समझिए। मैं ठीक है। दिन में 8 बार 10 बार डिबेट करता हूँ और बोलिए मुझे आलोक जी, पता है बोलिए। डिबेट की गरिमा क्या होती है। डिबेट की गरिमा यही होती है कि कोई गलत बोले तो उसको आप रोको। अपने समय में बोलिए। आप कोई दूसरे जनता के समय में नहीं बोल सकती हैं। रोको। आप अपने समय में बोल सकती हैं। कंचन जी सुन लीजिए, कंचन जी सुन लीजिए, मौका दूंगा इसके बाद, मौका दूंगा। गलत। ठीक है, बोलिए आलोक जी बोलिए। आज देश के लोग ये मान चुके हैं, ठान चुके हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार। हमने 293 का जब आंकड़ा था तभी तय कर लिया था कि हमको 272 से ऊपर हम 310 प्राप्त कर चुके हैं। ये इंडी गठबंधन के लोग साख बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इनमें और हम में बहुत का डिफरेंस है, बहुत का डिफरेंस है। ये जान लीजिए। क्यों कि इस तरीके की जो वारदातें होती हैं। लेकिन आलोक जी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जो है, पिछले 2 दौर से प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लगातार मुस्लिम आरक्षण बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार धर्म के आधार पर घेर रहे हैं विपक्ष को। जो कोलकाता हाईकोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद बहुत आक्रामक हो गए वो, उसी के इर्द गिर्द जो है उनका चुनाव प्रचार दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष कहता है बेचैनी है, घबराहट है। ये कोई घबराहट और बेचैनी नहीं है। मेहनत करने से वो कभी नहीं चूकते हैं। वो पहले दिन से लगे हुए हैं, पहले चरण से और अंतिम चरण तक जिस कदर उन्होंने मेहनत की है वो हर आदमी के लिए करना असंभव है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो महामानव का रूप ले चुके हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है गुफरान जी, जिस तरह से आपने देखा होगा
कि राहुल गांधी जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल, तो वो जो है आप लोग कहते भी हैं कि सरकार हमारी आ रही है और भीड़ तो दिखाई देती है, इसमें कोई शक नहीं है, मुकाबला में भी दिखाई देती है आपके जो है गठबंधन, लेकिन फिर भी जो है जो प्रधानमंत्री सवाल उठाते हैं उस पर आप लोग जवाब देते नहीं हैं। आप लोग नए नए मुद्दे ही जो है लेकर आ रहे, धर्म के आधार पर आरक्षण पर जो है कोई सटीक जवाब अभी तक आया नहीं आपका। जी नवीन जी बोलिए। मैं पहले आलोक जी का एक जवाब देना चाहता हूँ, जी, फिर मैं बोलिए। आपके सवाल का जवाब दूंगा। आलोक जी ने अभी बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन साख को बचाने के लिए लड़ रहा है और हम यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने दूसरी बात तो सही करी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है और सत्ता की ही लालच है, एक ही चीज है, एक ही उद्देश्य है। लेकिन इंडिया गठबंधन का उद्देश्य अलग है। इंडिया गठबंधन इसीलिए बना कि संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये आज से नहीं, ये तानाशाही पिछले कई सालों से संसद में देखी जा रही थी। एक साथ 100-150 सांसदों को संसद में सस्पेंड कर दिया जा रहा था, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, जनादेश को अस्वीकार किया जा रहा था। चंडीगढ़ में जनादेश के बाद भी जिस तरह से खिलवाड़ हुआ जनादेश के साथ, वो पूरे देश ने कैमरे में देखा था। तो ये सारी लड़ाई इंडिया गठबंधन की देश के संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये मैं पहले आपको आलोक जी को क्लियर कर दूं। आपकी लड़ाई सरकार बनाने की होगी और वो हमेशा सिद्ध होती है, पता है। दूसरी बार आपने कई बात कही कि आपने कहा कि हमने इतने करोड़ शौचालय बना दिए हैं। मैं शौचालय की सच्चाई एक बताता हूं कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक गांव गोद लिया था, जयपुर गांव का। उसमें सूरज जी का एक घर था जिसका वीडियो अभी हाल ही में बहुत वायरल हुआ था चुनाव के दौरान में, कि सूरज जी के घर में उनके पैसों से जो शौचालय बना हुआ है उस पर आंगनबाड़ी ने लिख करके आ गए कि प्रधानमंत्री जी का द्वारा शौचालय बनाया गया। तो इस तरह की सच्चाई है इस पूरे खाके की। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस तरह के भाषणबाजी तो प्रधानमंत्री बहुत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा चंदा लिया, इतना बड़ा स्कैम हो गया, कोविशील्ड जैसा स्कैम किया, बीफ कंपनियों से चंदा लिया, सट्टा कंपनियों से चंदा लिया और जवाबदेही कुछ नहीं। सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, 7 बड़े घोटाले होते हैं। आयुष्मान भारत जैसे में 7.5 लाख फोन नंबर एक ही नंबर से रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इतना बड़ा घोटाला होता है भारतीय जनता पार्टी का, कोई जवाबदेही नहीं। देश में दलितों के चेहरे पर, मुंह पर पेशाब करते हुए भारतीय जनता पार्टी का वीडियो वायरल होता। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया जाता। कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना जैसा केस हो जाता और प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगते। तो जिस तरह का चरित्र लेकर आए हैं, उद्देश्य उनका क्लियर है कि उन्हें सरकार बनानी है, चाहे उसके लिए ब्रजभूषण सिंह जैसे से समझौता करना पड़े, चाहे देश की साफ पूरी संपत्ति 16 लाख करोड़ रुपए कुछ पूंजीपतियों का कर्ज माफ करना पड़े और कॉरपोरेट के माध्यम से देश चलाना पड़े। तो इनका एजेंडा तो क्लियर है। अब दूसरी बात मैं आपके जवाब देता हूं कि हमने धर्म के आधार पर कभी आरक्षण की बात नहीं की है। हमारा कांग्रेस पार्टी का क्लियर विजन है देश को लेकर, न्याय पत्र में स्पष्ट है। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। न्याय पत्र में स्पष्ट है कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण के कैब को अगर बढ़ाना पड़ा, जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण। गुफरान जी, इसमें मेरा एक सवाल है, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद लौटूंगा, सवाल पूछूंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं
टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिन भर चली सियासी गतिविधियों पर बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में थे, बहुत करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, मैंने नारा दिया था, लेकिन अब नया नारा है कि जो खाया गया है उसको लौटाऊंगा। बंगाल में जो छापे पड़े, झारखंड में जो छापे पड़े, उसमें हजारों करोड़ रुपए जो कैश निकला, प्रधानमंत्री उसकी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कैश देश को मैं लौटा रहा हूं जो खाया गया है। क्या बीजेपी का चुनाव प्रचार इसी बोर्ड पर अंतिम दौर में पहुंच गया है? हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता आलोक वत्स जी मौजूद हैं, गुफरान अंसारी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, कंचन कुमारी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हैं। गुफरान जी, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं। प्रधानमंत्री ने TMC बंगाल में थे, आज TMC के MLA हैं भरतपुर से हुमायूं कबीर, उनका एक बयान था हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। प्रधानमंत्री ने इसको उठाया और ये कहा कि आप बार बार कहते हैं कि मैं तानाशाह हूं, मुझ पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। तानाशाही देखनी हो तो बंगाल में आइए, यहाँ देखिए आप किस तरह हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह यहाँ पर सत्ता के लोग जो है एक समुदाय विशेष पर अत्याचार कर रहे हैं। बेशक मान सकते हैं प्रधानमंत्री वोटों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बंगाल, झारखंड तमाम छापे पड़े और वहाँ करप्शन का पैसा निकला? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं पहले कहता था न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब मैं कह रहा हूं जो खाया गया है उसे लौटाऊंगा। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर भी आप लोगों को थोड़ी मुश्किल आ सकती है। जी जी जी, मैं जवाब दूं आपका? जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी 10 साल बाद अब ये कहने जा रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और जिन्होंने खाया है वो मैं वापस निकालूंगा। तो प्रधानमंत्री जी 10 साल लग गए आपको, आपकी सरकार थी, आपने कहा था कि 100 दिन का समय दें। 2014 के पहले आपने कहा था 100 दिन का समय दें, मेरे पास स्विस बैंक की लिस्ट है, मैं 100 दिनों में जो काला धन स्विस बैंक में विपक्ष के दलों का है वो निकाल करके लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए देश के लोगों के खाते में यूं ही आ जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये उनकी गारंटी थी। ये गारंटी तो फेल हो गई। अब 10 साल बाद उनको अचानक से याद आ रहा है कि मैं खाऊंगा, जिन्होंने खाया है वो निकालूंगा। तो प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में 8-10 दिन पहले खुद कहा है कि अडानी अंबानी ने कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसा दिया है, काला धन दिया है। तो क्या काला धन अडानी अंबानी के पास है? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है, स्पष्ट किया है। तो उनके पास अभी तक ED CBI क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि देश का अधिकतम धन तो इन्हीं लोगों के पास है। प्रधानमंत्री अभी भी थे, तो प्रधानमंत्री ने अब तक कोई कार्रवाई इन लोगों पर नहीं की है। नहीं कह तो रहे हैं वो कार्रवाई की है, लगातार छापे पड़ रहे हैं, पैसा वसूला जा रहा है। अडानी अंबानी पर कौन सी कार्रवाई की है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट छपी तो प्रधानमंत्री और पूरी सरकार ने अडानी का बचाव किया है। जब संसद में विपक्ष के नेता पूछ रहे थे अडानी से आपका रिश्ता क्या है, तो प्रधानमंत्री जी ने बचाव किया है। और चुनाव में जब फिरने लगे तो प्रधानमंत्री खुद कहने लगे कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं अडानी और काला धन दे रहे हैं कांग्रेस को। तो प्रधानमंत्री ये दोहरी चाल क्यों चल रहा है? पूरी सरकार बचाव में थी अडानी के, आपने भी देखा था। गुफरान अंसारी जी, झारखंड में आपका विधायक आलमगीर आलम जो है, उनके जो कर्मचारी है उनसे पैसा मिला था ना, ये तो देखा देश ने पूरा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, उनके PA के नौकर के यहाँ पैसा मिला। एक विधायक जी कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है कि हमारे PA के नौकर के यहाँ, लेकिन इसकी जांच कराइए स्पष्ट रूप से। जो भी दोषी है, कांग्रेस के विधायक जी कहते हैं जो भी दोषी है, सरकार किसकी है, गृह मंत्री कौन है, आप जांच कराइए। और जो भी दोषी है, आप तो एक दिन में बिना अकारण देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल सकते हैं, तो आप जांच कराइए ना कि किसने भ्रष्टाचार किया। तो मैं भ्रष्टाचार पर सिर्फ इतना कहूंगा
कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर पीएम केयर फंड का क्यों पीएम केयर फंड को राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर कर दिया गया, क्यों देश के लोगों को जानकारी नहीं लगनी चाहिए कि पीएम केयर जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसमें कितना पैसा डोनेशन लिया गया है देश से और देश के बाहर से, क्यों जानकारी नहीं लेना चाहिए। और जो सबसे बड़ा कानून भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी ने लाए थे, उसकी शक्तियों को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने क्यों कम किया और इसके एवज में किस तरह के फायदे अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाने के लिए पीएमओ को इसकी अकाउंटिंग से बाहर रखा, अकाउंटेबिलिटी से। आयुष्मान भारत जैसे में स्कैम हो जाता है, भारतमाला प्रोजेक्ट जैसे में स्कैम हो जाता है, द्वारका एक्सप्रेसवे में स्कैम हो जाता है, आयुष्मान भारत में हो जाता है। प्रधानमंत्री किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? अगर अपने अंदर झांकेंगे तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड में निकलेगा। इसकी जांच करा लीजिए और अपने दामन को झांक लीजिए, फिर दूसरों से बात करना। 10 साल देश की सरकार की 10 साल में आपने 10 सालों में कितने दोषियों पर कार्रवाई की है और उसको आपने पुख्ता प्रूफ कर चुके हैं। एक भी जिस तरह के घोटाले झूठे यूपीए गवर्नमेंट पर यही प्रधानमंत्री ने लगाए थे, एक भी साबित नहीं कर पाए 10 सालों में। झूठ बोलना इनकी आदत है। रॉबर्ट वाड्रा जी पर लगाया था डीएलएफ में घोटाले का आरोप, कुछ नहीं साबित कर पाए। कोल घोटाला लगाया था, कुछ नहीं साबित कर पाए। झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन राफेल जैसा घोटाले की जांच नहीं कराएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच नहीं कराएंगे, आप अडानी की जांच नहीं करा पाएंगे। तो आप किस तरह का चरित्र लेकर आए मोदी जी? 10 साल ये नहीं। राफेल पे तो सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है सरकार को। नियत साफ है तो गुफरान जी, राफेल पे सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है और ये मुद्दा पिछले चुनाव में आप लोग उठा चुके हैं। इस बार तो मुद्दा बहुत लंबे समय बाद बोला गया। ठीक है, कंचन कुमारी जी, आपने सुना, दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, बहुत सारे मुद्दे हैं। खास तौर से प्रधानमंत्री लगातार जो बंगाल पे बहुत बड़ा दांव लगता है, बंगाल पे जो है अगर सरकार की सीटें घटी यानी बीजेपी की मान लीजिए घटती हैं तो बंगाल वो जगह है जहां से उनको एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। इसलिए वहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है लगातार। वहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं, टीएमसी विधायक को हुमायूं कबीर पर लगातार हमला बोला, एक विधायक पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला, लेकिन उनकी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जो करप्शन का पैसा है वो तो सरकार लौटा के लाई है। 2000 करोड़ रुपए सरकार ने वसूल के सरकारी खजाने में डाला है। आपको बताऊं, उनको बंगाल में राजनीति करना है सिर्फ पूरे देश के लिए, उनको बंगाल में जीतने का कोई शौक ही नहीं है। आप उनका पहले का भी आप देख लीजिए, जब विधानसभा का भी चुनाव हुआ था तब भी वहां पर वो गए थे और वहां को कितना उन्होंने ऐसे वहां पे भाषण दिए, दीदी और दीदी कह करके बुलाया, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है, उसको जो सही लगता है वो उसको चुनती है। सीट बढ़ना घटना ये अलग बात है, लेकिन बंगाल से जो ध्रुवीकरण होता है ना वोट का, वो पूरे देश का होता है। और ये शुरू से बीजेपी का जो है बंगाल में यही उनका जो है एक जो राजनीति का एक जरिया लगाया गया वो बंगाल में उनका है। ये जो है हम लोग का शुरू से एनालिसिस रहा है, वरना आज तक बंगाल में उनका जो है हमने नहीं देखा कि उनका, और कहीं देखिए आप जाते हैं तो उतना ध्रुवीकरण नहीं करते, लेकिन बंगाल में उनको सारी चीजें उनको दिखाई देती हैं। ठीक है, ये चीज है। रही बात भ्रष्टाचारियों को, तो आप ये बताइए कि कितने भ्रष्टाचारी आज तक जेल गए हैं, ये बताइएगा हमको। कितना आप काला धन लेकर के आए, ये बताइए। आपने कहा हम काला धन लेकर के आएंगे, ठीक है। देश में आपने नोटबंदी करी, नोटबंदी के बाद जो देश के हालात हुए उससे अभी तक देश उबर नहीं पाया है। आप उसका श्वेत पत्र जारी करिए कि आप कितना किए हैं, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। तो सारी चीजें जो है, 2000 का नोट आपने जबरदस्ती चलाया, वो भी आपने बंद कर दिया 7 महीने में ही। उसके बाद आप कह रहे हैं कि काला धन हम लाएंगे और हम देशवासियों को वापस करेंगे। आप कैसे वापस करेंगे ये बताइए। बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, आप ईडी से पैसा वसूल रहे हैं, वो ईडी का पैसा जा कहाँ रहा है, ये सारी चीजें कौन बताएगा जनता को। आप ये देख लीजिए कोर्ट को कितना हस्तक्षेप करना पड़ रहा हर मामले में, ये बताइए। अगर गवर्नमेंट इतने ही सक्षम होती तो क्या कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे और बहुत सारी चीजों पर हस्तक्षेप करना पड़ता? चाहे कहीं का भी मुद्दा, मुझे नहीं लगता कि पहले मैंने इतना कोर्ट को हस्तक्षेप करते हुए देखा हो पहले की सरकारों में। ऐसा नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है पहले, और हमने नहीं देखा इतना कोर्ट को हर मामले में हस्तक्षेप करते हुए, चाहे वो कोई भी मामला हो। इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ, आप लगाओ ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ लोगों को ये भी तो दिखाओ। सिर्फ बयानबाजियां क्यों?
बयानबाजी से आप जनता परेशान हो चुकी है। आप सच बोलिए, बताइए लोगों को, श्वेत पत्र जारी करिए कि हाँ हमने ये किया है तो इसका ये चिट्ठा है, ये लीजिए। वो आप कर नहीं पा रहे, बस चुनावी रैलियों में आपको जो है जाकर के भाषण देना है। अब चाहे वो यूसीसी हो, एनआरसी हो, काला धन हो, आप उठा करके देख लीजिए चरण में इनके भाषणों का। 10 साल हो गए, 10 साल में आपने कितना काला धन लाया, आपको वो दिखाना चाहिए। आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम लाएंगे, हम करेंगे। आपको जनता ने मौका दिया है, और ये भी नहीं कि कम बहुमत दिया है, पूर्ण बहुमत से आपको लाया गया, सराखों पर बिठाया जनता ने। कंचन जी, आपको चुनाव जो है वो आखिरी दौर में है, केवल 57 सीटें बची हैं जिन पर चुनाव होना है। बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो बड़े सीटें हैं, उड़ीसा की, आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनने की रेस में आ चुके हैं? देखिए, मैं आपसे पहले भी शायद बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि वाकई में ये चुनाव जो है, पहले जब था, पहले चुनाव चरण में, उससे पहले हम लोगों को, राजनीतिक विश्लेषक जितने लोग हैं, सबको ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव एक तरफा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जनता लड़ रही थी, डायरेक्ट जनता लड़ रही थी शुरू से ही, बीजेपी से विपक्ष नहीं लड़ी, जनता लड़ रही थी। जनता के मुद्दा को इस टाइम पे एक चरण बीतने के बाद जिस तरीके से विपक्ष हावी हुआ है और जिस तरीके से मुद्दा उठाया है जनता के बीच में जाकर के, इससे कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि टक्कर देने के काबिल तो हो गई। ये चीज तो है, इस चीज को मानना पड़ेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, पहले क्या होता था, बीजेपी जो है वो बाउंड्री बनाती थी और कांग्रेस उसमें जो फंस करके सिर्फ जवाब देने में रह जाती थी। इस बार जो है बाउंड्री जो है वो कांग्रेस बना रही है और हमारे प्रधानमंत्री उससे बच रहे हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता उससे बच रहे हैं। ये देखने वाली बात है। तो देखिए, सबका दौर आता है, सत्ता है, आना जाना सबका लगा रहेगा। 4 जून लेकिन कंचन जी, जो धार्मिक आरक्षण है, जो कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद विपक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसमें देखा गया 97% मुस्लिम आबादी को उन्होंने जो है आरक्षण के दायरे में ला दिया ममता जी ने। उसके बाद मोदी जी हमलावर हो गए, न राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं उसका, न अखिलेश जवाब दे रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पर ध्रुवीकरण सभी लोग करते हैं। अब आप बताइए कि सबसे ज्यादा सब्सिडी किसने दिया है? मुसलमानों को सबसे ज्यादा सब्सिडी किसने दिया, किसकी पार्टी ने दिया है? ये बताइए। आप भी तो 3 तलाक पे काम कर रहे हैं, वो भी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आप कर रहे हैं तो ठीक, वो करे तो गुनाह। 3 तलाक तो सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक इंसाफ अलग चीज है, और किसी का हिस्सा काट के देना अलग बात है ना। सब्सिडी देना, आप कितना केदारनाथ सब लोग जाते हैं, हिंदुओं को आपने कितना सब्सिडी दिया, ये बताइए। आप तो हिंदू के ठेकेदार है ना, आप बताइए ना कि आपने कितनी सब्सिडी दी। मुसलमानों को आपने सब्सिडी दे दिया, तो हिंदुओं को क्यों नहीं? तो आप दोहरी रीति कर रहे हैं, दोहरा चाल चल रहा है, ये तो गलत है ना। आप हिंदू को भी सब्सिडी दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आलोक बस जी, आपने सुना बहुत सारी बातों पे कंचन जी ने क्लैरिटी लाने की कोशिश की, क्या कहिएगा आप? क्लैरिटी लाने की कोशिश की, लेकिन क्लैरिटी ला नहीं पाई। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को सब्सिडी दिया। कौन सा सब्सिडी दिया हमने मुसलमानों को? हमने मुसलमानों को जो देश के नागरिक, गरीब नागरिक को जितनी सुविधाएं मुहैया कराई, उनमें अगर वो फिट गरीबी की रेखा के नीचे थे, उनको वो सारी चीजें उपलब्ध कराई देश के नागरिक के होने के कारण। लेकिन ममता जी ने जो किया कि वो ओबीसी के लोगों का हक मार के और 77 विभिन्न मुसलमान के विभिन्न वर्गों के लोगों को आरक्षण देने का काम किया, जिसे हाईकोर्ट ने गलत मानते हुए रद्द कर दिया। हमारे द्वारा किया गया कोई कार्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रद्द नहीं हुआ है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास ये करने वाले लोग हैं। राष्ट्र प्रथम, सबसे आगे राष्ट्र, उसके बाद व्यक्ति, और किसी भी धर्म और जाति का तुष्टीकरण नहीं करते हैं। क्या दिया मुसलमानों को लालू यादव ने, क्या दिया मुसलमानों को अखिलेश ने, क्या दिया मुसलमानों को कांग्रेस ने? मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक रोग से मुक्ति दिलाई, हलाला जैसे परवर और क्रेडिट कार्ड से उनको वंचित कराया, 370 हटाया, 35 से लागू किया। आप बात क्या कर रहे हैं? हमने जो कुछ भी कहा अपने मैनिफेस्टो में, हर चीज को पूरा किया। और एक चीज जान लीजिए, 4 तारीख को आप
सारे राजनीतिक विश्लेषक जो इस तरीके का अनर्गल राजनीतिक विश्लेषण करते हैं सब विधवा विलाप कर रहे होंगे कहीं बैठ के। हेलो, हिंदुओं को आपने क्या दिया है? सब विधवा विलाप के लिए तैयार हो जाइए, कहीं बैठ के विधवा विलाप कीजिएगा। अब 4 तारीख को 12 बजे के बाद, जब फुल मेजोरिटी में हम आ चुके होंगे। जनता जनार्दन है, सवाल आपसे करेंगे। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही कंचन जी, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही हम आपसे सवाल 400 पार जाएंगे। जनता के आशीर्वाद से, डोंट वरी, जनता के आशीर्वाद से। वो अलग बात है। हो चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में अगली बार मोदी सरकार और 400 पार। तब भी सवाल पूछेंगे, सवाल पूछते ही रहेंगे। सवाल पूछना आपका हक है, जरूर पूछिए। बिल्कुल पूछेंगे। जब हम 400 पार चले जाएंगे तो कुछ मिठाई खाइएगा भी, कुछ खिलाइएगा भी। आलोक जी, अब तो बीजेपी वाले भी नहीं कह रहे 400 पार आएंगे, अब तो कह रहे सरकार किसी तरह बहुमत में आ जाए, यही काफी है। बिल्कुल नहीं, हम 400 का आंकड़ा छूएंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं भी बीजेपी का एक कर्मठ 1980 का कार्यकर्ता हूँ, तपाया कार्यकर्ता हूँ। ठीक है कंचन कुमारी जी, अगर मान लीजिए तमाम प्रयासों के बाद विपक्ष के बीजेपी दोबारा सरकार में आती है, 400 न सही 300 ही सही अगर आते हैं, तो अब क्या लगेगा, किन कारणों से विपक्ष हार रहा है? देखिए, विपक्ष का जो शुरू का कुछ समस्या रही है ना, मैं आपको अभी भी बोली हूँ कि जनता पहले खुद लड़ रही थी, और अब जब इन्होंने मुद्दा उठाया है एक चरण बीतने के बाद, उससे पहले इतना सुस्त मतलब विपक्ष था और मुद्दा उठाने में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कमजोर था। लेकिन एक चरण 2 चरण के बाद जो है विपक्ष हावी हुआ है, अच्छे से हावी हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में अभी उतना ज्यादा अगर नहीं आ पाया होगा। वैसे तो जनता खुद ही लड़ रही है और सीटें भी इनकी बहुत ज्यादा कम हो रही है हर जगह। जिन सीटों पर बीजेपी का इतना वर्चस्व था, वहां से भी इनकी सीटें कम हो रही हैं। सोचने वाली बात ये है। तो अब आप ये देखिए कि अगर ये जीतते हैं तो उतना इनका वो नहीं आ पाएगा, वोट का अंतर जो है वो देखने को मिलेगा, सीटों का अंतर देखने को मिलेगा। तो कम से कम विपक्ष जो है, मजबूत विपक्ष हमारे देश को मिलेगा, ये जरूरी है। वरना 14 और 19 में आप ये देखिए कि विपक्ष भी, जो कांग्रेस को वोट मिला था, वो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं था। तो कम से कम हमें ये लग रहा है कि अगर ये 1, 2 सीटें 3 सीटों से आगे बढ़ करके जीत भी जाते हैं, एक देश को जो है, जो जरूरी था मजबूत विपक्ष का, वो हमारे देश को मिलेगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं, कंचन जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 220 से 240 सीटें आएंगी बीजेपी की। राहुल गांधी इससे थोड़ा कम बता रहे हैं। जिस तरीके से सीटें इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में भी इनकी सीटें कम जा रही है, जहां जहां इनका वर्चस्व था वहां से भी बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं इस बार। तो इस वजह से जो है, अब देखिए वो तो राजनीतिक है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, वो विपक्ष है, उनको अपना कहना ही कहना है। लेकिन सीटें कम होना, जहाँ 400 पार का नारा दिया जा रहा है, मेरे हिसाब से अगर 399 भी आता है ना, तो वो भी इनके लिए हार ही है। वो एक तरीके से हार कैसे? वो 2 बार के एंटी इनकम्बेंसी के 400 पार का कॉन्फिडेंस, 400 पार का कॉन्फिडेंस जाना, 399 पर भी आना, ये सोचने वाली बात है। अब तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले, कि हम तो 400 पार का नारा बस यूं ही बोल रहे हैं, हमारा टारगेट तो 273 है। तो आप देखिए, लगभग उनका 273 का टारगेट है, तो उनका ये कहना है। तो आप ये सोचिए, जब इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम 400 पार आएंगे, तो आप इनको क्या कहा जाए? जब इनके प्रधानमंत्री पहले ही हार मान लिए कि उनको तो कहेंगे हम इतना जीत रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पत्रकार जो है जमीन पे देखता है, वो अंदाजा लगाता है कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, अगर आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो इनकी सीटें बहुत कम होने वाली हैं, बहुत ज्यादा कम। आपके हिसाब से कितने के बीच में रहेगा? 200, 220। केजरीवाल वाला मतलब आपका वो है आकलन? नहीं, केजरीवाल का आंकड़ा नहीं है, मैं केजरीवाल का सुनी भी नहीं अभी आप क्या बोले, लेकिन आंकड़ा यही है, ये बीजेपी का है। तब तो सरकार नहीं बनती, फिर तो 40-50 सीटें कम हो जाएंगी। हम गठबंधन करके, तोड़ मरोड़ करके भाई ये लोग तो सरकार बना लेते हैं, क्या कहा जाए। देखते हैं आप, अब नीतीश कुमार उनके साथ है, फिर इनके साथ आ गए, फिर वो उनके साथ होते हैं, महाराष्ट्र में लालू यादव जी, गुफरान अंसारी जी, आपने सुना होगा कंचन जी ने क्या विश्लेषण दिया। लालू यादव जी का बयान आया है, नीतीश कुमार 4 तारीख को इधर आने वाले हैं, तो आपने पूरी तैयारी कर ली है तोड़ फोड़ करने की? अगर कम पड़ता है बहुमत तो इधर लेके आ जाएंगे? देखिए, तोड़ फोड़ की बात नहीं है,
ये मैं पहले भी कहा हूं कि ये चुनाव जिस तरह से आलोक जी बोल रहे थे, ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अगर इस पूरे यज्ञ में कोई भी विपक्ष का नेता या मोदी जी की तरफ से भी कोई अगर उनका हृदय परिवर्तन होता है और उनके मन में ये आता है कि नहीं, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और हम इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहते हैं, तो फिर उनका स्वागत है। और हम भी इस बारे में विचार कर रहे हैं, हमारा पूरा रणनीति इस बारे में है। यदि लोग आते हैं और देश को बचाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर विचार करेगी पूरे दल बैठकर विचार करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है, बड़े दल हैं, जो भी निर्णय होगा, हाँ, देश को बचाने के लिए सभी को साथ में लेना जरूरी है। आते हैं तो उनका स्वागत है। तो नीतीश जी तो मानेंगे नहीं पीएम पद से कम पे, तो पहले भी पीएम पद ही चाह रहे थे वो, जब छोड़ गए आप लोगों को। देखिए, मैं तो सीटों पर बिल्कुल राहुल जी से सहमत हूँ। हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। यदि इसके बाद भी कोई किसी का हृदय परिवर्तन होता है तो बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा नहीं छुएगी। हमारे नेता ने कहा है, बिल्कुल ये पूरा एनालिसिस करके कहा है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, और अब तो मोदी जी के भाषणों से भी ये बात सच साबित होते दिख रही है। खुद अमित शाह जी ने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो पहले साल में ये करेंगे, दूसरे साल में ये करेंगे, तीसरे में। तो इनका मतलब ये है कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ सकती है। इसीलिए मोदी जी अपने आप को बायोलॉजिकल भी नहीं बता रहे हैं कि कल को जवाबदेही ना लेना पड़े, कह दिया जाए कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। तो अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार पर आपने कहा था, मैं 2 मिनट और ले सकता हूँ? बोलिए बोलिए। भ्रष्टाचार पर मोदी जी बड़े भाषण दे रहे हैं बंगाल में, तो हिमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, अजीत पवार, अशोक चौहान, येदुरप्पा, ऐसे कई नाम हैं जिनको मुख्य शीर्ष पदों पर जिनसे समझौता किया गया, जिनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे और उनके साथ सरकार चलाई है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, और उनको अपनी सरकार में वॉशिंग मशीन में डालकर उनको व्हाइट कॉलर का बताया जा रहा है। तो पहले अपने अंदर जाके, जिनके लिए खुद चिल्लाते थे इनके नेता के चक्की पीसिंग, अजीत पवार चक्की पीसिंग, खुद प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए थे शुभेंदु अधिकारी और दूसरे जैसे नेताओं पर। तो अब भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ विपक्ष की ओर इशारा करना, ये कहाँ की रणनीति? भ्रष्टाचार के खिलाफ हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ भी हो गए, अपने नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हो गए, खुद के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हो गए। राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून को कमजोर करना भ्रष्टाचार के खिलाफ होना नहीं है, भ्रष्टाचार करने का सुनियोजित तरीका ढूंढना है। प्रधानमंत्री जी को अपने अंदर झांकना चाहिए। और अब बात आती है 370 का, आलोक जी ने कहा कि हमने 370 हटा दिया, तो बहुत आपने इसका गुणगान किया, पूरे देश में आपने पब्लिसिटी की। 370 हटा दिया, अगर इतना बड़ा काम कर दिया तो आप कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही कश्मीर में, ये भी बताएंगे आप? तो आप खुद नहीं लड़ पा रहे हैं इलेक्शन और देश के लोगों से कह रहे हैं कि लेकिन गुफरान जी, कश्मीर में जैसे वोटिंग हुई है 50% या 55% वोट आ रहे हैं लगातार जो है, आप ये तो मानेंगे ना वहां के लोगों में डर खत्म हो गया है, अब लोकतंत्र में आस्था बढ़ी है। पहले तो 20% 22% वोटिंग हो रही थी। मैं आपसे ये कहता हूं कि कश्मीर में अगर 370 की वजह से ये हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लड़ी कश्मीर में चुनाव? आप बताइए मुझे। कश्मीर के लोगों ने बिल्कुल जागरूकता का परिचय दिया है। अगर 50% से ऊपर मतदान हुआ है तो ये बहुत सराहनीय है और किसी भी सरकार का वहां के नागरिकों का, वोटरों को सुरक्षा देने का इसका क्रेडिट आप बीजेपी को देते नहीं है, मोदी सरकार को देते नहीं है। उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट दिया है और सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया है। मोदी जी थोड़ी है वहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनके लिए वोट नहीं दिया है, सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, इतना निकल कर लोग वोट डाल रहे हैं कश्मीर में। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए इस पे, मेरे ख्याल से उसको आपको अच्छा लगा बोलते हुए। देखिए, हमने जितना भी कार्य किया है उसका फल हमको मिल चुका है। हम ऑलरेडी 350 से ऊपर जा चुके हैं। अब ये 57 सीट में जितनी भी सीटें हम जीतेंगे वो हमें 400 के नजदीक ले जाने का काम करेगा।
सरकार बनाने का फिगर तो जनता के आशीर्वाद से हमको मिल चुका है। अब ये कश्मीर में हम नहीं लड़ रहे, हम तो पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। एक कश्मीर का अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दिया तो क्या हो गया? हो सकता है वहां भी हम उतने परिपक्व ढंग से अपना फौज नहीं तैयार कर सके हो। जहाँ जहाँ किया है वहां मजबूती से लड़ रहे हैं। हम तो 2 से शुरू हुए थे कश्मीर का आप और 303 पे चले आए। अरे एक कश्मीर की हमारी 370 के नाम को आप कर्मठता को और हमारी सच्चाई से हमारा इलेक्शन क्यों नहीं निर्भीक होकर लड़ना, इसको आप चैलेंज नहीं कीजिए। ने जनता का दिल जीता है। जब तक आप कश्मीर जैसे डिक्टेटरशिप नहीं लागू किया है। कश्मीर कहेंगे, मणिपुर जैसे राज्यों पर ध्यान नहीं देंगे। जिस तरीके से हमको सिनाखों पर गुफरान जी बिठाए सुन हुए, लीजिए वो आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा। भारत बाजते बजते आप विधवा विलाप में करने लगेंगे आप सभी लोग। ये निश्चित है, फिर इंडिया पर ठिकरा फोड़ेंगे। एक सवाल मेरा, पूछिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अभी आप तैयार लोगों ने रहिए। ममता बनर्जी के लिए कहा, ठीक है, ममता बनर्जी हम विपक्षी लोगों है, ने वो गलत है, वो बुरी है। लोगों के लिए काम किया है, मजबूती से काम किया है, 2019 लेरी से काम किया है, 5 करोड़ मुसलमान लड़कों को और जो उन है तक स्कॉलरशिप सारी दिया है। राहत की चीजें पहुंचाई हैं। इस पर क्या जवाब देंगे हमारे आलोक? ये हम आश्वस्त हैं कि हम सरकार बनाएंगे और तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आलोक जी, कंचन जी का सवाल है कि ममता जी जो है वो पहले आपके साथ रह चुकी हैं, अभी आप लोग जो इतना जो हमला कर रहे हैं उनके ऊपर समर्थन लेकर सरकार बना चला चुके हैं आप लोग। देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। विपक्षी है, ठीक है, आप उन पे आरोप पॉलिटिक्स ऑफ लगाते हैं। कन्वीनियंस होता है। 2014 यही केजरीवाल पानी पी पी के कांग्रेस को गाली देते थे। उन्होंने स्कॉलरशिप कांग्रेस दिया, के साथ है। इस पर सवाल यही उठा रहे कांग्रेसी पानी पी पी के गाली देते थे। आरक्षण की बात हो रही थी, मैं उस पर सवाल वो भी उठा उनके रही हूँ। साथ है। स्कॉलरशिप पे ये राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है। जो जिसको ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस ठीक है आलोक जी, नजर ठीक आता है आलोक जी, एक उसके सवाल ले साथ लीजिए। जाता है। कंचन जी कुछ कहना चाह रही, सुन लीजिए, बोले कंचन जी। मैं ये कह रही हूँ कि 2014 से जो है 19 तक लगभग 5 करोड़ मुस्लिम लड़कों को आप लोगों ने स्कॉलरशिप दिया है। आप ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने आरक्षण दिया है, वो विपक्षी है, आपने कहा वो बुरी है, लेकिन आप बताइए कि फिर आप क्यों दिए हैं? देखिए, अगर हमने 5 करोड़ लोगों को दिया है तो जेन्युइन भारतीय मुसलमानों को दिया है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को नहीं दिया है। ममता जी रोहिंग्या और बांग्लादेशी को कलेजे से लगाए फिर रही हैं। तो आप ये क्लियर करिए, रोहिंग्या मुसलमान नहीं होते। मतलब विदेशी जो बाहर से आए हैं, जो घुसपैठी हैं, उनको मोदी जी घुसपैठिए बोलते हैं। उनको अपने घर में बसा लीजिए। ना, जब आपने एनआरसी किया, ठीक है, समय खत्म हो गया है। घर में बसा लीजिए। ठीक है, समय खत्म हो गया है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।